हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में ट्रैवल प्रॉब्लम्स इन इंडिया के बारे में बताने आया हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि एमपीपीएससी के सिलेबस में सोशियोलॉजी का भी पार्ट है और कल मैंने कुछ बातें इसके बारे में बताई थी ट्रैवल्स के बारे में, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से बीच में ही मुझे बंद करना पड़ा था। हालांकि मैंने ट्राइब और कास्ट के बारे में आपको डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि ट्राइब क्या होता है, कास्ट क्या होता है, माने जाति क्या होता है, और ट्राइब मतलब आदिवासी समूह, तो ये क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। मेरा मकसद ये था कि आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो और उसके बाद में जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, ट्रांसपोर्ट मतलब आधुनिकीकरण शुरू हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हमारे देश में हुआ और जो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, तो इसके कारण से आदिवासियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव हुए हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जो बाहरी तत्व, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, उनके संपर्क में आने से उनमें क्या क्या बदलाव आए, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासियों के क्षेत्र में जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी शुरू किया था, माने राजस्व भूमि सुधार या भूमि राजस्व कानून जो लाया था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पूर्व के कल के लेक्चर में बताया था। आज मैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा उसी से रिलेटेड कि कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट। पहला होगा प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स, माने आदिवासियों की समस्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट, आदिवासी इलाकों में जो विभिन्न प्रकार की जो हिंसा हुई हैं आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके क्या क्या कारण रहे हैं। खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, मणिपुर में, आसाम में बोडो का आंदोलन आप जानते हैं, नागाओं के द्वारा विद्रोह किया जाना ये भी आप जानते हैं। तो ये सारे जो विद्रोह हुए हैं आज़ाद देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में, तो उसके क्या क्या फैक्टर रहे हैं। और बस्तर में भी रिवोल्ट हुआ है आज़ादी के बाद में, उसके बारे में बताएंगे कि उसके की रीज़न क्या है। और तीसरा कि अप्रोचेज टू सॉल्व ट्राइबल प्रॉब्लम, आदिवासियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजी, कौन कौन से अप्रोच, कौन कौन से तरीके ईजाद किए गए हैं आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो संविधान में इन आदिवासियों समूह के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आदिवासियों के लिए चलाए हैं, उसके बारे में भी उसको हम संक्षिप्त रूप से ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारा छठा पॉइंट होगा वो होगा सोशल चेंजेज इन ट्राइबल इंडिया, माने ये सारे जो फैक्टर काम कर रहे हैं उसका आदिवासी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उनमें क्या क्या परिवर्तन आए, उसको भी हम शॉर्ट में रेखांकित करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं वन बाय वन, इसके बारे में विशद व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स। तो आदिवासियों का जो समस्या है वो क्या है। सबसे पहला है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं वो हिली ट्रैक्ट्स में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इनएक्सेसिबल लैंड में रहते हैं, जहाँ पर कि आप जा नहीं सकते हैं। वो छोटा नागपुर का एरिया भी हो सकता है और दक्षिण भारत का भी इलाका हो सकता है।
तो इसके कारण से जो अगर सरकार प्रयास भी करना चाहती है तो वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टोटली जब तक कि वहाँ पर रोड के साधन ना हो, जब तक कि वहाँ पर आवागमन के साधन नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी अधिकांश ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहाँ पर कि चाहे वो दक्षिण भारत का इलाका हो, चाहे वो छोटा नागपुर का एरिया हो, चाहे आंध्र प्रदेश का एरिया हो या मध्य प्रदेश का इलाका हो, अधिकांश ऐसे इलाके में जहाँ पर कि वो जंगलों से आच्छादित इलाका है और जहाँ पर नदी नाले और आवागमन की सुविधाएं ना के बराबर है। हालांकि सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है इन इलाकों को जोड़ने के लिए, लेकिन अभी भी उन इलाकों को जोड़ने का काम बाकी है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। इसके कारण से जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो वहां तक उनके तक पहुंच नहीं पाती है। तो पहला फैक्टर होगा सिचुएटेड इन हिली टेरेक्स, माने जोग्राफिकल सेपरेशन, जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उनसे वो अलग थलग जो रह रहे हैं, इसके कारण से ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है उनको जोड़ने का। दूसरा फैक्टर है कल्चरल प्रॉब्लम। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको व्याख्या प्रस्तुत किया था जिसमें कि आपको बताया था कि आदिवासी समूह क्या होता है, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, उनकी स्पेसिफिक माने पूर्ण उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके कुछ खास कल्चर हैं, उनकी संस्कृति हैं और उसमें वो छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते हैं बाहरी तत्वों के द्वारा। और आप जानते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में पिछले 200 वर्षों में और अभी आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत सारे आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करा दिया गया। खास करके आप देखेंगे छोटा नागपुर बेल्ट में ओरांव आदिवासी अधिकांश तक क्रिश्चियन हो गए। तो अभी जो टोटल जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियन का हिंदुस्तान में, उसमें 1/6 भाग जो है वो आदिवासियों की संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो कल्चरल प्रॉब्लम है, जो बाहरी तत्वों के द्वारा जो उनके कल्चर में, उनके संस्कृति में जो घुसपैठ किया जा रहा है, चाहे वो रामकृष्ण मिशन के द्वारा हो या वनवासी संघ के द्वारा हो या राष्ट्रीय स्वयं संघ के द्वारा हो या क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा हो, इस्लाम के अनुयायियों को द्वारा हो, तो ये सारे जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो बाहरी जो धर्म हैं वो उन पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है और इससे आदिवासी विचलित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो संस्कृति है वो खतरे में। एक चीज और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण आदिवासी समाज में होना शुरू हुआ है, उतने ही रफ्तार में उनमें एक इथनिक ऑटोनॉमी, माने उसको बोलेंगे एक उनकी जो अपनी जो स्वायत्ता है उसको भी वो बचाना चाहते हैं। और तो दोनों मॉडर्नाइजेशन मतलब जो आधुनिकरण है, क्योंकि उससे वो बच नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने कल्चर को भी बचाना चाहते हैं, वो अपने इथनिक ऑटोनॉमी को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का जो जेएनयू में सोशियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हुआ है आदिवासियों में, उसी तरह से उनमें एक इथनिक ऑटोनॉमी या कल्चरल ऑटोनॉमी की भावना भी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। तो ये जो दोनों प्रकार की जो विकास है या प्रोग्रेस है, इसमें जो विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है उससे आदिवासी समाज जूझ रहा है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह, खास करके सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर में आदिवासी नेताओं ने गुस्से में हिंदू धर्म
या क्रिश्चियन धर्म, इनको हालांकि वो उनको पूरी तरह से अपना चुके हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं या मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं पहले आदिवासी हूं और मेरा धर्म आदिवासी कल्चर को बचाना है। ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या क्या है? जैसे आदिवासी आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब कौम है, हालांकि हिंदुओं में भी बहुत गरीब कौम है, शूद्रों में भी बहुत गरीब कौम है, लेकिन आदिवासियों में बहुत ज़्यादा गरीबी है। और ख़ास करके जैसे मैंने कल आपको वर्गीकरण में बताया था कि वो आदिवासी जो प्रिमिटिव जातियाँ हैं, जो प्रिमिटिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट में चल रहे हैं, ऐसे जो आदिवासी हैं जो हिली ट्रैक्ट्स में रह रहे हैं, इनएक्सेसिबल और हॉस्टाइल लैंड में रह रहे हैं, मैंने जंगल में रह रहे हैं, जहाँ पर कि बहुत सारी बीमारियाँ खास करके मलेरिया और ये सब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। और उसके साथ में ही आप देखेंगे आदिवासियों में जो बाल विवाह की प्रथा है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके अलावा जो इन्फेंटिसाइड, बच्चों को मारने का, और इसके अलावा जो एनिमल स्लॉटरिंग, जो बलि प्रदान करने का एनिमल का, इसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ वाइफ, ये भी चलता है कि स्वैपिंग ऑफ वाइफ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये भी समस्या होती है। बहुत सारी महिलाएं वहाँ 3-3, 4-4 बच्चे होने के बाद भी अगर अपने पति से झगड़ा होता है तो वो तत्काल वहाँ से उठ के चली जाती हैं, दूसरे जगह बैठ जाती हैं, अपने दूसरे को पति स्वीकार कर लेती है। तो इस तरह की समस्या से भी आदिवासी समाज गुजर रहे हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जो आदिवासी समाज का हिंदुआइजेशन हुआ है या क्रिश्चियनाइजेशन हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो हिंदू समाज की जो विकृतियां थी, जैसे डॉरी सिस्टम, वो उसमें घुस गई। दहेज प्रथा, इंपायरिकल स्टडी किया गया, उसमें पता लगा कि जो भोटिया आदिवासी उत्तर प्रदेश में के हिली टेरेन में रहते हैं, तो जब तक इन भोटिया आदिवासियों का हिंदुआइजेशन नहीं हुआ था, माने हिंदू धर्म में उनका परिवर्तन नहीं हुआ था, तब तक भोटिया औरतों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हिंदुआइजेशन हुआ तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये भी एक समस्या है। इसके अलावा क्रिश्चियनाइजेशन, जो ईसाईकरण हुआ है, उसका भी प्रभाव आदिवासी समाज पर पड़ा है, जिसमें कि उनके जो डायलेक्ट हैं, उनकी जो बोली है, उनकी जो भाषा है, उसको छोड़ने के लिए जो ईसाई पादरी हैं वो उसको विवश करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आदिवासियों में ब्राइड प्राइस का सिस्टम लागू है। अगर आप झाबुआ अलीराजपुर में जाएंगे तो दहेज का जस्ट उल्टा ब्राइड प्राइस होता है। ब्राइड प्राइस मतलब क्या होता है? जिसमें कि जो ब्राइड है, मतलब दुल्हन है, दूल्हे के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा एक खास कीमत दिए जाते हैं, और वहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर में ये चांदी के रूप में दिए जाते हैं। किसी को 2 किलो, किसी को 4 किलो, जो जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है उसके हिसाब से उसे ब्राइड प्राइस मिलता है। वो लड़की का स्त्री धन होता है। लेकिन जो आदिवासी समाज में हिंदुआइजेशन हुआ है, तो त्यों उसमें जो हिंदू समाज की जो विकृतियां हैं वो सब आदिवासी समाज में भी घुस गई है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि अधिकांश आदिवासी जो है वो कृषि पर आधारित हैं। अब समस्या ये होगी प्रेशर ऑफ लैंड, जमीन पर बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण से, जनसंख्या बढ़ जाने से जो जमीन की जो उपज होती है उससे उनका पूर्ति नहीं होता है, और इसके कारण से आप देखेंगे आदिवासी समाज में बहुत ज़बरदस्त बेरोजगारी हो गई। और इसी कारण से, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे आदिवासी समाज जो किसान थे, जो लैंड ऑनर थे,
वो अब मजदूर हो गए, बड़े बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। और मैंने दो वर्ड का नाम लिया था कल, डीपीजांटाइजेशन और प्लोरिटेरियनिज्म, ये दो चीज का नाम लिया था। तो किसान से मजदूर होने की प्रक्रिया को डीपीजांटाइजेशन कहते हैं। खैर, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है एजुकेशनल। अभी हिंदुस्तान के जितने भी समूह हैं, जैसे कि फॉरवर्ड क्लास, अगर आप समाज को बांटेंगे तो नॉर्दर्न इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ, तो फॉरवर्ड क्लास में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये फॉरवर्ड क्लास में आएंगे। उसके बाद में दूसरा है बैकवर्ड क्लासेस, और तीसरा है शेड्यूल कास्ट, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। चौथा है शेड्यूल ट्राइब, जिसको कि अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये जो चार वर्ग में मैंने आपको विभाजित किया, जो जिससे मिलकर के हमारा समाज, उत्तर भारत का समाज बना हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है? आदिवासियों में। क्यों है? इसीलिए कि जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं जो शुरू की गई हैं, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इग्नोरेंस के कारण, अशिक्षा के कारण, अनभिज्ञता के कारण। और जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अधिकांश पैसे, जो सरकारी पैसे हैं, वो उसको हड़प लेते हैं। तो सबसे बड़ा अभी जो हमने चार कैटेगरी बताया, उसमें सबसे कम शिक्षित कम्युनिटी कौन सा है? ट्राइबल कम्युनिटी। और उनका शिक्षा का तादाद 40% है 2011 के जनसंख्या के हिसाब से। और उसमें अगर महिलाओं का अगर आप देखें तो वो और बहुत कम है, आदिवासी महिलाओं। तो ये एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हालांकि ये एक अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से शिक्षा का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है, और जिस तरह से लड़कियां बढ़ चढ़ करके, आदिवासी लड़कियां बढ़ चढ़ करके शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप किसी आदिवासी बेल्ट में जाएंगे तो आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा कि सैकड़ों के झुंड में लड़कियां, आदिवासी लड़कियां स्कूल जाती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल और साथ साथ आश्रम मतलब हॉस्टल आदिवासी क्षेत्रों में खोले हैं, जहां पर कि उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, उसके साथ साथ स्टाइपेंड की व्यवस्था है, दोपहर में मिड डे मील की व्यवस्था है। तो इससे धीरे धीरे, जैसे मैंने कल बताया था कि ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए सरकार ने ये सब प्रयास किए हैं। उसके बारे में हम अभी बाद में बताएंगे आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और इसके अलावा अब नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, उत्तर पूर्व के इलाके में, जिसमें कि मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, सिक्किम, ये जो इलाके आते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट का इलाका कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इसमें 95% आदिवासी हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। मिजोरम में उतना आदिवासी नहीं है, आसाम में उनका परसेंटेज कम है, लेकिन ये तीन स्टेट जो हैं उनमें 95% आदिवासी हैं। आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि कौन सा स्टेट है हिंदुस्तान में जहां पर आदिवासी की संख्या नगण्य है? तो आपका आंसर होना चाहिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी। ये चार चीज आप बताएंगे जहां पर कि कोई किसी भी एक आदिवासी का नोटिफिकेशन या नोटिफाइड नहीं है। और तीन स्टेट नॉर्थ ईस्ट में जो हमने बताया आपको, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड,
इनमें आदिवासियों की संख्या 95% से ऊपर है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए हैं और हिंदुस्तान से आज़ाद होने के लिए उनके द्वारा बार बार जो है ना आंदोलन किए गए हैं। आपको मालूम होगा कि 1963 में नागाओं को संतुष्ट करने के लिए भारत सरकार ने नागालैंड की राज्य की स्थापना किया था। इसी तरह से मिजो नेता लाल डेंगा से राजीव गांधी गवर्नमेंट ने समझौता किया था, जो मिजो एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, और तब जाकर के वहाँ पर माहौल शांति हुआ। इसी तरह से असम में बोडो एक आदिवासी का नाम है, बोडो ट्राइब, उनके द्वारा लगातार बोडोलैंड का पृथक राज्य के मांग की हमेशा की जाती रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके का जो समस्या है वो हमारे सेंट्रल इंडिया के समस्याओं से थोड़ा सा भिन्न है, और वो भिन्न दो कारण से है। पहला कि आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न का जो इलाका है वो चारों तरफ से फॉरेन कंट्रीज, एक तरफ म्यांमार, दूसरे तरफ तिब्बत और चाइना, और तीसरे तरफ नेपाल, इससे घिरा हुआ क्षेत्र है। और आप जानते हैं कि चाइना से हमारा रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहा, तो इसके कारण से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। ड्रग पैडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जो ड्रग तस्कर होते हैं ना, जो विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे कि हीरोइन, मॉर्फिन, इसका जो स्मगलिंग करते हैं, और घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेशन जैसे चकमा, जो कि अधिकांश बुद्धिस्ट हैं, तो वो भी घुसने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत बड़े तादाद में बांग्लादेश में वो शरण लिए हुए हैं, क्योंकि म्यांमार से उन्हें भगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ास करके जो वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो इतनी सिटी है, हर आदिवासी ट्राइब चाहता है कि वो उसके लिए एक अलग राज्य हो, जहाँ पर कि वो सर्वे सर्वा हो। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आपने दार्जिलिंग में आदिवासियों का ज़बरदस्त आंदोलन देखा, सुना होगा, देखा होगा, और फिर जाकर के भारत सरकार ने उनके साथ में समझौता करने के बाद में गोरखा हिल्स की स्थापना किया, उन्होंने ऑटोनॉमी दिया, और तब जाकर के ये आंदोलन ख़त्म हुआ। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। इसके अलावा जो हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ माने स्वास्थ्य और सैनिटेशन, सफाई, आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है। जो जीवन स्तर है, आप देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासियों का घर आपको झुग्गी झोपड़ी मिलेगा। उनके घर में खिड़कियां नहीं होती, कपड़े भी 2-4 जोड़ी नहीं होते जो डेली वो नहा सकें और कपड़े बदल सकें। और मैं तो उन इलाकों में रहा हूँ, मैं उनके समस्याओं से भली बात अवगत हूँ। तो सफाई की, माने शरीर की सफाई की और वातावरण की सफाई की, ये दोनों सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि आदिवासियों में अक्सर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, और जिसमें सैकड़ों आदिवासी मर जाते हैं। और आज़ाद हिंदुस्तान में हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज भी जो मेडिकल सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण से आदिवासी गुनिया पर डिपेंडेंट है। ये गुनिया कौन होता है? झाड़ फूक करने वाला। अब जॉन्डिस हुआ तो झाड़ फूक करने वाले के पास जाओ। मैं जब एसपी अलीराजपुर था तो मैंने एक सर्वे कराया था, और उस सर्वे में क्या पाया मैंने
कि पूरे अलीराजपुर में डिस्ट्रिक्ट में 402 गुनिया रहते हैं और ये गुनिया आदिवासियों को विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं। आदिवासी मॉडर्न जो आधुनिक जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हर बात में वो झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा अगर अंधविश्वास से ग्रस्त है कोई भी कम्युनिटी तो वो है आदिवासी कम्युनिटी। वहां पर बात बात में किसी भी महिला को डायन जोगिन डायन करार दिया जाता है और इसके कारण से उसकी हत्या भी कर दी जाती है। मैंने जब 2001 से लेकर के 2012 तक का सर्वे कराया तो पता लगा कि कम से कम 30-35 महिलाओं की हत्या डायन करार करके मानो घोषित करके वहां के लोगों, और इसमें केवल महिला डायन नहीं होती हैं, पुरुष डायन भी होता है और 4-5 तो पुरुष डायन को भी मार दिया है लोगों ने। और इसलिए मैंने जन जागरण अभियान शुरू किया था। तो जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन है और जो शरीर के जो हेल्थ संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उससे भी आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा घिरा हुआ। और एजुकेशन के बारे में हमने बताया ही आपको, तो जो सबसे ज़्यादा जो कम शिक्षित समाज है वो है आदिवासी समाज। हालांकि अगर आप बाइफर्केट करेंगे, अलग अलग करेंगे तो आपको फिर पिक्चर अलग दिखेगा। जैसे कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो ब्राह्मण से भी किसी स्तर पर कम नहीं, जैसे राजस्थान के मीना, जैसे ओरांव, छोटा नागपुर रांची के आसपास के जो आदिवासी हैं ओरांव, वो पढ़ने लिखने में किसी भी ब्राह्मण कम्युनिटी से कम नहीं है। लेकिन ये जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो मिजो या मणिपुरी, जो मणिपुर के आदिवासी हैं उन और मेघालय के आदिवासी, उनमें भी शिक्षा का बहुत ज़बरदस्त, गारो, जैंतिया, खासी, जो 3 इंपॉर्टेंट आदिवासी हैं उसमें खास करके खासी और गारो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कौम है। और ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी भी है जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट समस्याएं जिसके बारे में दोस्तों आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। कल के जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे कास्ट के बारे में, कास्ट के बारे में हम बताएंगे और संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और कास्ट के क्या क्या स्पेशल फीचर हैं, कास्ट में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि ट्राइब के साथ में कास्ट को पढ़ाना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लियर द कंसेप्ट। इसके बाद में हम परसों इंडियन इकोनॉमी पर हम व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेना चाहता हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो। इसके बाद दोस्तों हमने प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स के बारे में आपको बता दिया। अब कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट, जो आदिवासियों में विभिन्न प्रकार के जो हिंसा आज़ाद हिंदुस्तान में हुए हैं, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, उसके क्या कारण हैं उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सेंट्रल इंडिया में जो हुआ है उसके कुछ अलग कारण हैं और नॉर्थ ईस्टर्न में जो विभिन्न प्रकार के हिंसा या आंदोलन हुए हैं उसके कुछ अलग कारण हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट। दोस्तों मैं जैसा बताना चाहता हूं कि चूंकि हमारा जो क्लास होता है 50 मिनट का होता है, इसीलिए हमको सारे फैक्टर्स को, सारे एलिमेंट्स को शॉर्ट में बताना होता है। तो टाइम कंस्टेंट है, जब ऑफलाइन क्लास हो जाएगा तब टाइम कंस्टेंट नहीं रहेगा। तो कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट में सबसे पहले हम चलते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बताएंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं ट्राइबल बेल्ट में शुरू किया। वो योजनाओं के बारे में हम अभी इसके बाद बताएंगे, लेकिन वो योजनाएं और उसका जो रिजल्ट है
वो आदिवासियों के निचले तबके तक नहीं पहुंच पाया। जो आदिवासियों में भी जो एलिट क्लास थे, जो ऊंचे तबके के लोग थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को अपने लिए हित संवर्धन कर लिया, दे कॉर्नर्ड ऑल द बेनिफिट फॉर देमसेल्व्स। तो इसके कारण से गवर्नमेंट फेल्योर, पहला क्वेश्चन आंसर होगा गवर्नमेंट फेल्योर टू टैकल द ट्राइबल प्रॉब्लम, ट्राइबल पॉवर्टी। आदिवासियों की गरीबी की समस्या को हल करने के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी का फेल होना पहला कारण। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए आदिवासी अंचल में, इलाके में खर्च किए, उसका प्रभाव जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। और खास करके आदिवासियों में भी जो निचले तबके के आदिवासी हैं, उनमें उन योजनाओं का लाभ वहां तक नहीं पहुंचा है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कि आप देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो कानून, फॉरेस्ट कानून लागू किए गए हैं, और 1864 में, मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि 1864 में फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है? जो फॉरेस्ट लॉ है उसमें बहुत सारे इलाकों को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसके बारे में हम एक दिन अलग से बताएंगे कि हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ सेंचुरी है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है। तो इन इलाकों में फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया गया, वो पूरा रिजर्व है। अब क्या हुआ है कि आदिवासी जो जंगल में बेबाक घूमते रहते थे, पशुओं की चराई करते थे, जो जंगल का वनोपज था उसका पूरा इस्तेमाल करते थे, लकड़ी की अंधाधुंध कटाई करते थे और उसको बेच करके जलावन के रूप में या इमारती लकड़ी के रूप में बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, उन पर बहुत हद तक प्रतिबंध हो गया। तो इसके कारण से भी आदिवासियों में एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न हुआ। यह दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है एलिनेशन ऑफ लैंड, जमीन से बिलगाव। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था। और दोस्तों एक बात और मैं बताऊं कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, आप पैचवर्क के रूप में नहीं कर सकते। तो इसके पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से डीकू जिसको आदिवासी बाहरी तत्व बोलते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। तो इन डीकुओं के द्वारा अंग्रेजों के सह पर बहुत सारे आदिवासी जमीन हड़प लिए गए। जब देश आज़ाद हुआ, हालांकि सरकार ने भरसक प्रयास किया कि आदिवासी की जमीन को लौटा दिया जाए, लेकिन जो चालाक जमींदार लोग या बाहरी तत्व जो है वो किसी तरह से कानून में हेर फेर करके बहुसंख्यक जो जमीन था, अधिकांश जमीन अभी भी गैर आदिवासियों के पास में मौजूद है। तो जो लैंड एलिनेशन जो हुआ उसके कारण से आदिवासी, खास करके सेंट्रल इंडिया में आदिवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और उस पर से आदिवासियों में जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई। तो जो लैंड का, जो जमीन का जो आकार था वो छोटा होते गया और वो आकार एक परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं था। तो इस कारण से लैंड एलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट कारण था, जिसके कारण से हमेशा आप देखते होंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी में अनरेस्ट या हिंसा या आंदोलन होता रहा है। और मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया में जब हमारा देश गुलाम था तो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हिंदुस्तान का ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय ने जितना प्रयास, जितना संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ में किया, हिंदुस्तान के किसी दूसरे कम्युनिटी ने इतना प्रयास नहीं किया और वो लगातार विद्रोह करते रहे। तो
इस कारण से आज़ाद हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किया जाता रहा है, और इसका एक जो फैक्टर है वो है लैंड एलिनिएशन। इसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आदिवासियों में इफेक्टिव लीडरशिप की उत्पत्ति नहीं हो पाई। जो हमारे संविधानवेत्ताओं का जो मंशा था, जो ख्वाब था कि आदिवासियों के बीच से ही लीडरशिप पनपे, लेकिन आज़ाद भारत में आपने देखा होगा कि आदिवासियों में लीडरशिप नहीं, इफेक्टिव प्रभावी नेता नहीं उभर पाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बस्तर का जो आदिवासी है उसका झाबुआ के आदिवासी से कोई कनेक्टिविटी नहीं, और वो अपने आप को और वो अपने आप को अलग थलग मानते हैं। ऐसा आप उत्तर भारत में देखेंगे कि अधिकांश दलितों में, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट में, उनमें एक कंसोलिडेशन की भावना आ गई है, एक संगठन की भावना आ गई, और इसी कारण से मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है यूपी में। लेकिन आदिवासियों में जो इवन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गोंड आदिवासी रहते हैं, और पश्चिमी भाग में झाबुआ में, अलीराजपुर में भील आदिवासी रहते हैं। अब ये दोनों आदिवासी में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है, तो इसके कारण से स्टेट लेवल पर और ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर आदिवासियों में लीडरशिप की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई। माने वो ऑल इंडिया लेवल पर लीडरशिप लीडरशिप की उत्पन्न नहीं हो पाया, जिसके कारण से जो आदिवासी समाज में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। दूसरा, जब भी अशांति फैलती है तो इस तरह से जितना विकास उनमें होना चाहिए था वो प्रभावी लीडरशिप नहीं होने के कारण से नहीं हो पाया। और जो एक इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है, और वो है कल्चरल इम्पोजिशन अपॉन आदिवासीज या ट्राइबल्स। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो दूसरे धर्म है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, इन भोले भाले आदिवासियों पर लगातार प्रहार किया जाता रहा है, और जिसके कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासी हिंदू हो गए, बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन हो गए, कुछ आदिवासी इस्लाम धर्म को अपना लिया है। तो ये जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे भी आदिवासी परेशान हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरह से आदिवासियों का विकास हो रहा है या मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हुआ है, उसी रफ्तार में उनमें एक कल्चरल ऑटोनॉमी, माने सांस्कृतिक स्वायत्तता की भावना भी बहुत ज़बरदस्त उभरी है। और इसी कारण से ये आप देखेंगे कि इसी कारण से बहुत सारे जो हिंसा हुई हैं आदिवासी क्षेत्रों में, इसका रीज़न यही है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताए कि कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट क्या है और प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल्स। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है अप्रोचेस टू सॉल्व ट्राइबल प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, अप्रोचेस टू सॉल्व द ट्राइबल प्रॉब्लम, इसमें आप देखेंगे कि ये जो आदिवासियों की समस्या है उसको हल निकालने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के अप्रोचेस अख्तियार किया। अंग्रेज सरकार ने भी किया था। तो अंग्रेज सरकार का पहले लेते हैं। अंग्रेज सरकार ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन रखा, पृथकीकरण, कि आदिवासियों को
उनको जो मेन स्ट्रीम समाज है उससे अलग थलग रखा जाए। ये पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ब्रिटिश राज में चला। और हटन जो 1931 में सेंसस कमिश्नर थे, उनका ये कहना था कि आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें अलग थलग रखा जाए, माने नेशनल पार्क थ्योरी, जहाँ पर कि आदिवासी खुद अपने काम को, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करें, हल करें और बाहरी तत्वों से उनका बचाव भी किया जा सके। ये था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। दूसरा था पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। अब दूसरा जो अप्रोच है वो पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। अब ये पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन मतलब कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जैसे हिंदू समाज है, तो उसके साथ में आदिवासी को भी उसको हिंदुआइज कर दिया जाए। जो उनकी डिसिमिलरिटी है, जो उनमें विभिन्नताएं हैं, उसको समाप्त कर दिया जाए और वो मेन स्ट्रीम समाज के हिस्सा बन जाएं। ये था पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। उनके जो कल्चर हैं, जो उनके जो स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। लेकिन तीसरा, ये भी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तीसरा जो थ्योरी था वो था पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन ये जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्चर से, उनकी सामाजिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उनको ऑटोनॉमी दिया जाए, उनके इलाके में, आदिवासी के इलाके में कम से कम बाहरी तत्व का प्रवेश हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तादाद भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेलफेयर मेजर्स या कल्याणकारी योजना तो चलाई जाएं, लेकिन आदिवासियों के, उनके जो संस्कृति है, जो उनकी इथनिसिटी है, उस कीमत पर नहीं हो। तो ये भारत सरकार का इम्पॉर्टेंट पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी पर भारत सरकार कायम है। तो दोस्तों, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है 3-4 चीज़ें। पहला कि आदिवासियों को उनके कल्चर से, उनके ट्रेडिशन से, उनके सामाजिक व्यवस्था से किसी प्रकार के खिलवाड़ ना किया जाए। उनका जिस इलाके में वो फॉरेस्ट में रहते हैं, उसके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस या वनोपज, उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं किए जाएं। और बाहरी जो अधिकारी हैं, जो उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए आदिवासी अंचल में जाते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आदिवासियों में ही कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और खास करके अधिकारियों को, जो आदिवासियों के समस्याओं से भलीभांति परिचित हो सकें और उनको उन ट्राइबल बेल्ट में, उन आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पदस्थापना किया जाए, ताकि वो ट्राइबल सेंसिटिविटी को, उनकी संवेदनशीलता को समझ सकें। तो भारत सरकार का यह मानना है कि ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन के अभिन्न हिस्सा हैं। तो भारत सरकार ने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को नहीं माना, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन को नहीं माना। अब जो भारत सरकार ट्राइबलों के लिए जो पॉलिसी बना रही है, उसका जो मेन फोकस है वो है पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, कि वो समाज के हिस्से भी बने,
वो भारत के संविधान का भरपूर इस्तेमाल भी करें, लेकिन वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, ट्राइबल आइडेंटिटी जो है, इथनिसिटी है, उसको भी सुरक्षित रखें। दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब दोस्तों हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके बाद में उन्होंने एक लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा हिंदुस्तानी जनता के सामने में पेश किया और इसीलिए उन्होंने आदिवासियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उनकी इथनिसिटी, उनके कल्चर को बचाने के लिए, लैंड एलिनेशन को रोकने के लिए और जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो अंग्रेज सरकार के दौरान जूझ रहे थे, उसको हल करने के लिए आपने देखा होगा संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं और उस 12 शेड्यूल में जो 5वां शेड्यूल है और 6ठा शेड्यूल है वो क्या है? आदिवासियों के लिए। ये क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जो शेड्यूल 5 है, इसके बारे में मैंने शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में अलग से मैं एक लेक्चर लूँगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल 5 है वो हिंदुस्तान के सारे आदिवासियों जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसको भारत सरकार ने शेड्यूल एरिया घोषित किया हुआ है। और जो 6ठा अनुसूची है उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए लागू किया हुआ है। अब दोस्तों शेड्यूल एरिया का मतलब क्या होता है? शेड्यूल एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर कि आप जो वहाँ का, जैसे कि आदिवासियों का जो जमीन जायदाद है, वो आदिवासी बाहरी व्यक्ति को जमीन जायदाद नहीं बेच सकता है या बाहरी व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। अगर वो खरीदेगा तो इसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगा। दूसरा, शेड्यूल एरिया में आप सूदखोरी नहीं कर सकते। जो बहुत सारे जो मनी लेंडर्स आदिवासियों का शोषण करते थे, तो सरकार ने नियम बनाया कि इस प्रकार का कोई मनी लेंडिंग नहीं होगा। और इसी प्रकार से अभी हम बताएंगे आपको कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा वहाँ पर जनता को, आदिवासियों को ऋण की सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस भी खोले हैं, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं, लैम्प्स बोलते हैं। उसके बारे में अभी डिटेल में व्याख्या करेंगे। और इसके अलावा ट्राइबल काउंसिल की स्थापना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर कि शेड्यूल एरिया सरकार ने घोषित किया है। और ये ट्राइबल काउंसिल, जो आदिवासी काउंसिल जिसको बोलेंगे, उनको दूसरे प्रकार के जो जिला पंचायत हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है और ये गवर्नर के क्षेत्राधिकार में आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो उसके बारे में हम अलग से और व्याख्या प्रस्तुत करेंगे आपको, क्योंकि अभी अगर उस पर बारे में करेंगे तो मेरा समय बीत जाएगा। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की व्यवस्था भारत के संविधान में किया गया। इसके अलावा भारत के संविधान में और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है? पहला है आर्टिकल 16। तो देखेंगे कि आप आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सभी को अवसर की समानता मिलेगी, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, उसमें बशर्ते वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। क्या है कि बैकवर्ड क्लासेस या SC ST के लिए अगर सरकार चाहे, शासन चाहे, राज्य चाहे, तो वो उसके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, रिजर्वेशन कर सकता है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि आर्टिकल 330
332 के तहत में और आर्टिकल 16 के तहत में रिजर्वेशन दिया गया। सरकारी पदों में आदिवासियों के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, केंद्र सरकार की भी नौकरी में और राज्य सरकार की नौकरी में। बहुत सारे राज्य सरकारों ने आदिवासियों के जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी अख्तियार किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में और लोकसभा में, पार्लियामेंट में और राज्य असेंबलियों में आदिवासियों के लिए सीट सुरक्षित किए गए, मतलब उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो आर्टिकल 16, 330, 335 इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 338 में शेड्यूल ट्राइब कमीशन का कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए व्यवस्था की गई। और आपने देखा होगा शेड्यूल ट्राइब कमीशन की स्थापना भारत सरकार ने 2003 में किया। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट कमीशन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 275 में यह प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि शेड्यूल्ड एरिया में वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकासी कर सकता है और शेड्यूल्ड एरिया में लोक कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब आर्टिकल 275। तो इसी तरह से आर्टिकल 164 में गवर्नर को विशेष रूप से शेड्यूल्ड एरिया के इलाकों के प्रगति के लिए, विकास के लिए उनको इम्पावर किया गया, उनको अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ट्राइबल काउंसिल, उनके कार्यों का असेसमेंट करना, उनको समय पर वित्तीय सहायता पहुंचाना, यह गवर्नर का विशेषाधिकार है। और इसके अलावा आर्टिकल 342 में चूरा है 342 में यह पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो समय समय पर जांच करे। अगर कोई कम्युनिटी को ट्राइब में को घोषित करना है तो वो 342 आर्टिकल 342 के तहत में ट्राइब या आदिवासी घोषित कर सकता है। तो हालांकि संविधान में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान में ट्राइब की कोई व्याख्या नहीं की गई है। संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब, उसी तरह से आर्टिकल 46 में इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए आदिवासियों के इकोनॉमिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नीति निर्देशक के सिद्धांत में राज्य को वो निर्देश देता है कि इनका विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। और जैसे कि आपने आर्टिकल 17 देखा, आर्टिकल 17 में क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी प्रकार के अस्पृश्यता को भारत का संविधान समाप्त करता है, उसको खत्म करता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1955 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट लाया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए भारत के संविधान में बहुत सारे उपबंध किए गए। अब हम चलते हैं वेलफेयर स्कीम, शॉर्ट में बताते हैं, समय खत्म होता जा रहा है। भारत सरकार ने सब प्लान 1979 में ट्राइबल सब प्लान घोषित किया और इसका जो मकसद था वो क्या था
रेजिंग द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आप जानते हैं कि अधिकांश जो आदिवासी है वो किसान कृषि पर आधारित है, तो इसीलिए जो सब प्लान सरकार के द्वारा घोषित किया गया और उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा अलॉटमेंट किया गया, बजट का आवंटन किया गया, उसमें सब प्लान में सबसे ज़रा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था कि रेजिंग द प्रोडक्शन, जो उत्पादकता है, जो उत्पादन है कृषि में, खास करके ट्रैवल एरियाज में, हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में और पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में, उसमें वृद्धि किया जाए। और दूसरा एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो खास करके आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का बाहरी तत्वों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है और सूदखोरी की जाती है, तो उसको खत्म करने का उद्देश्य सब प्लान, ट्रैवल सब प्लान के द्वारा बताया गया। और तीसरा था अपग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, माने आदिवासी जहां रहते हैं वहां के वातावरण को समुचित रूप से उसको ऊंचे दर्जे पर उठाना, ताकि जो आदिवासियों में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसे सैकड़ों आदिवासी मर जाते हैं, तो उनके सैनिटेशन की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य माने हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसकी व्यवस्था करने का भी उद्देश्य ट्राइबल सब प्लान 1979 के द्वारा घोषित किया गया। अब दोस्तों, वेलफेयर मेजर्स में गवर्नमेंट ने आदिवासियों के लिए लैम्प्स, LAMPS, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर लोन्स। तो सरकार ने लैम्प्स की व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में किया और इसका जो मकसद है कि आदिवासी सूदखोरों के चंगल से दूर रहें, उनके झांसेबाजी में नहीं आए। और ये जो मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर लोन्स, लैम्प्स की स्थापना की गई है गांव-गांव में, कस्बा में, तो उसका मकसद ये है कि आदिवासियों को लोन दिए जाएं, उनको छोटे छोटे ऋण दिए जाएं, ताकि वो अपना खेती रोजगार का काम कर सकें, खेती कर सकें, रोजगार पैदा कर सकें, स्वतः रोजगारी के लिए वो तैयार हो सकें। तो सस्ते लोन का व्यवस्था करने का काम ये लैम्प्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा ट्राइफेड, अब इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम यह है कि आदिवासियों के जो प्रोड्यूस होते हैं, जो उनके उपज होते हैं, ये वन उपज भी हो सकते हैं, कृषि उपज भी हो सकते हैं, या और जो उनके जो हस्तकला या हस्तशिल्प, जिसमें कि वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो उनके द्वारा जो भी उत्पादन किए जाते हैं वो औने पौने में व्यापारियों द्वारा खरीद न लिए जाएं और आदिवासियों को उनके लाभ से वंचित न किए जाएं। इसके लिए भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना आदिवासियों अंचल में किया है। और ये ट्राइफेड आदिवासियों के, चाहे वो कृषि उपज हो, चाहे वन उपज हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से वो बेचने की बात हो, ये ट्राइफेड खरीदता है। तो इस तरह से आदिवासियों को मनी लेंडर से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने ट्राइफेड योजना शुरू किया। इसी तरह से दोस्तों, गांव-गांव में भारत सरकार ने जो नेशनलाइज बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनको प्रोत्साहित किया कि आप वहां पर बैंक खोलें और सस्ते दर पर आदिवासियों को कर्ज मुहैया कराएं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है
वेलफेयर मेजर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार ने हो, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गांव-गांव में स्कूल खोला, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया है और बहुत जगह जैसे मैंने बताया आश्रम खोले हैं, हॉस्टल्स खोले गए हैं, ताकि जो आदिवासी बच्चों में जो ड्रॉप आउट की जो संख्या है उसको कम किया जा सके और आदिवासियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षित या शिक्षित किया जा सके। वहाँ पर वोकेशनल सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, तो ताकि वो उनमें स्किल अपग्रेडेशन हो सके, उनमें कौशल का विकास हो सके। ये सारे चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। अब चूँकि समय का अभाव है, इसीलिए दोस्तों अब जो मेरा लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो सब टॉपिक है वो क्या है, चेंजेस। आदिवासी क्षेत्रों में क्या क्या चेंजेज आए हैं। ये जो 70 साल जो हमारे देश का जो आज़ादी के बाद जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चालू की गई हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो बढ़ावा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसका आदिवासी के समाज पर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहला, चेंजेज इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदू समाज में या क्रिश्चियन समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, माने समाज में ऊंच नीच का भाव होता है। जैसे मैंने कल के व्याख्यान में प्रस्तुत किया कि एक ट्राइबल सोसाइटी में और एक कास्ट सोसाइटी में क्या अंतर होता है। अंतर ये स्ट्रेटिफिकेशन का अंतर होता है, स्तरीकरण का अंतर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्राइबल सोसाइटी में भी बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव क्या है कि ट्राइबलों में भी, आदिवासियों में भी एक स्ट्रेटिफिकेशन, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, माने संघात्मक ढांचागत समाज का निर्माण हो गया है, जिसमें कि कुछ जो एलिट क्लास के जो आदिवासी हैं वो अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते हैं, जो निचले तबके का आदिवासी उनसे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते, उनसे अब सोशल डिस्टेंसिएशन होने लगा है। माने दूरी बिलगाव, दूरी डिस्टेंसिएशन ब्रीड्स स्ट्रेटिफिकेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी दूरियां बढ़ेगी एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में, तो स्तरीकरण या ढांचागत समाज का निर्माण होने लगे। इसलिए आप देखते होंगे कि जमींदार लोग रैयत से या किसान से ज़्यादा नज़दीक में आज घुलते मिलते नहीं थे। अंग्रेज खुद हिंदुस्तानियों के साथ में घुलते मिलते नहीं थे, उनका जो मकान या आवास की व्यवस्था होती थी वो अलग थलग रहता था। तो डिस्टेंसिएशन ब्रीड्स स्ट्रेटिफिकेशन, और ये डिस्टेंसिएशन जो है, ये दूरी की जो भावना है, वो आदिवासियों में जो मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके बढ़ते क्रम के कारण से स्ट्रेटिफिकेशन आदिवासी समाज में कास्ट सोसाइटी की तरह होने लगा। ये दिस इज द फर्स्ट चेंज इन द ट्राइबल सोसाइटी। अब दूसरा क्या चेंज है, टेकिंग नॉन एग्रीकल्चर। अब जैसा कि दोस्तों मैंने व्याख्यान के शुरू में ही कहा था कि अधिकांश आदिवासी जो है वो कृषि को अपना जीविकोपार्जन के साधन मानते थे, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति हो गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश जो जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े माइंस, माने खनिज उद्योग की व्यवस्था हो गई है, और जिसके कारण से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और खान में काम करने वाले बाहरी लोग घुस गए हैं। खास करके छोटा नागपुर बेल्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ बाहरी लोगों से पूरा इलाका पट गया है, और जिसके कारण से झारखंड जो आदिवासी बहुल समाज जहाँ रहता था, आज वो 27% पर जाकर के सिमट गया है। तो अब जो आदिवासी है वो चूंकि उनमें शिक्षा का विस्तार हो गया है, वो बहुत सारे आदिवासी इंजीनियर्स हो गए हैं, डॉक्टर्स हो गए हैं, तो एक तो सर्विस सेक्टर में वो घुस गए हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट जॉब में उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारे आदिवासी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा उन्होंने इंडस्ट्री में, खास करके उद्योग धंधे में भी, और जो सर्विस सेक्टर है, खास करके रियल एस्टेट
यदि आप झाबुआ अलीराजपुर जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी आजकल गुजरात में मकान बनाने का काम और राजमिस्त्री का काम करने लगे, और जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। और गांव-गांव में आप देखेंगे कि प्रत्येक गांव में हर साल कम से कम 15 से 20 मकान, नए मकान बन रहे हैं, जिनकी कीमत कम से कम 10 से 15-20 लाख होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो कल तक आदिवासी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, आज वो 15 से 20 लाख रुपए के मकान में रहते हैं। हालांकि उस मकान में भी वो 6 महीने ज़्यादा नहीं रहते। क्यों? कि उन्हें काम करना होता है गुजरात में जाकर। लेकिन अब जो पहले जो केवल कृषि पर आधारित रहते थे, अब वो इंडस्ट्री में और माइनिंग में और सर्विस सेक्टर में, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस तरह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो साधन है वो नाउ इट हैज बिकम डाइवर्सिफाइड। तीसरा फैक्टर क्या है? माइग्रेशन। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि आदिवासी क्योंकि लैंड का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, अब वो लैंड जो है ना उनके परिवार को भरण पोषण के लिए काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने बड़े बड़े शहरों की तरह रुख करना शुरू किया। और जिस तरह से मैंने कल बताया कि बहुत सारे आदिवासी जो पहले किसान थे, अब वो प्रोलिटेरिएट हो गए, प्लोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा मिल गया। आप यदि बेंगलोर जाएंगे तो बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी आपको वहाँ मजदूरी करते मिल जाएंगे। इसी तरह से दूसरे शहरों में भी ऐसा हो गया। तो जो किसान कल तक, जो आदिवासी कल तक किसान थे, अब बहुत सारे आदिवासी मजदूर हो गए हैं जो अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह, अब पहला स्पेसिफिक फीचर आदिवासी का क्या था ट्रैवल का, जो मैंने कल बताया था, एक फिक्स्ड एरिया में रहते हैं। अब फिक्स्ड एरिया में जो टेरिटरी, ये पहला स्पेसिफिक फीचर था, अब उसमें चेंजेज आ गए। अब आदिवासी जगह जगह माइग्रेट कर रहे हैं। राजस्थान के रहने वाले आदिवासी अब वो तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है चौथा, जो इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ट्राइबल्स बिकेम ग्लोबल। अब जैसा कि एक इंपॉर्टेंट जो आदिवासी का ट्रेड मैंने बताया था, वो बताया था लोकलिज्म, जो क्षेत्रीयता, एक खास एरिया में रहते हैं और उनमें जो ट्रेट होता है वो लोकलिज्म का ट्रेट होता है, क्षेत्रीयता का ट्रेट होता है, जो फिक्स टेरिटरी में रहते हैं। लेकिन अब जो चेंजेज हुआ उसमें क्या हो गया? ट्राइबल्स बिकेम ग्लोबल। अब आदिवासी, चूंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मार्केट इकोनॉमी जबरदस्त रूप आकार ले लिया है, तो आदिवासी भी इस इफेक्ट से बच नहीं पाए। अब वो उसी तरह से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे कि मेन स्ट्रीम समाज के लोग इफेक्टेड होते हैं। तो अब वो जो ग्लोबल है, जो भूमंडलीय जो प्रभाव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो प्रभाव आदिवासियों पर भी पड़ने लगा है और धीरे धीरे आदिवासी मॉडर्नाइज होते गए। इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो हिंदुआइजेशन है, और जो गवर्नमेंट के जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, जिसके कारण से गवर्नमेंट मिशनरी को आदिवासी इलाकों तक जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, उस योजनाओं को मूल्यांकन करना पड़ता है स्पॉट पर। ये सारे फैक्टर आदिवासियों में परिवर्तन लाए। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है इमर्जेंस ऑफ इलीट क्लास अमॉन्ग ट्राइबल्स। तो दोस्तों, आजाद हिंदुस्तान में आदिवासियों में भी एक अभिजात वर्ग की उत्पत्ति हो गई, और ये जो अभिजात वर्ग है वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं है। जो हिंदू में जो अभिजात वर्ग हैं, ब्राह्मण या वैश्य में या राजपूतों में, उनसे एक पैसे कम नहीं है। और सरकार को उम्मीद थी कि ये अभिजात वर्ग का जो ज्ञान है, जो रिसोर्सेस है,
उसका उपयोग वो अपने समाज के कल्याण के लिए करेंगे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ये जो अभिजात वर्ग है वो स्वार्थी हो गया, अपने तक इंट्रोवर्ट हो गया, अपने तक सीमित रह रहा है। तो जो हिंदू सोसाइटी में जो अभिजात वर्गों का जो स्पेशल क्वालिटी था, वही स्पेशल क्वालिटी अब ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी एलीट क्लास के पैदा होने से आदिवासियों में एक स्वाभिमान की भावना उत्पन्न हुई है, और आदिवासियों में भी एक फीलिंग डेवलप हो रहा है कि हमारे समाज में भी कलेक्टर है, कमिश्नर है या करोड़पति आदमी कोई व्यक्ति है, और वो सम्मान की निगाह से देखे जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आदिवासी समस्याओं के बारे में विभिन्न पॉइंट्स को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे मेरा हौसला अफजाई होगा, मेरा मोरल बूस्टिंग होगा। कल मैं आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जो सोशल मोबिलिटी का जो सिद्धांत है, जो ट्राइबलाइजेशन, ये क्यों हो रहा है समाज में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल आप हमारे क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं वो MPPSC के आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं। इसको मिस मत करें, क्योंकि मेरे क्लास में आपको कुछ हो ना हो, लेकिन आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो आप हमारे क्लास को मिस नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।